आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे लिए इनकम जनरेट करती है। तो जैसा हम लोग इस इमेज में देख रहे हैं, पहली इमेज में जो एक पोस्टमैन है, ठीक है, दूसरी इमेज में जो है एक कूली है, नेक्स्ट इमेज में हम लोग कुछ वर्कर्स देख रहे हैं जो ईंट यानी कि ब्रिक्स बनाने का काम कर रहे हैं। वैसे ये उसके बाद एक इमेज में जो है कॉटन वर्कर्स है यानी कि फार्मर्स है और शॉपकीपर है। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और यही जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि ये लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हो रखी है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और जिसमें से फर्स्ट हमारा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग बात करें तो ये वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो चीज़ें हमें नेचर से प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो नेचर से हमें जो है रॉ मटेरियल के तौर पे, जैसे अगर हम लोग बात करें फार्मिंग हो गया, हमारा फिशिंग हो गया, माइनिंग होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है कि यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल से एज डायरेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको ना तो हम चेंज कर रहे हैं ना उससे कोई चीज़ बना रहे हैं। सो क्रॉप कल्टीवेशन के बाद अगर हम लोग बात करें हमारी डेयरी में हम जो है एनिमल को पाल रहे हैं, ठीक है। एनिमल को पाल के उनका दूध जो है हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। तो डायरेक्टली जो चीज़ हमें एनिमल से मिल रही है हम उस चीज़ को जो है मार्केट में एज इट इज़ बेच रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्राइमरी में आती है। सो मिल्क जो है डेयरी हो गया, डेयरी के बाद हमारा जो है माइनिंग होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर का। और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। सेकंड सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स जो है वो एक्टिविटीज़ कवर करता है जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके दूसरे फॉर्म में जो है बनाया जाता है, यानी कि ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। यानी कि एक चीज़ को हम लोग रॉ मटेरियल को यहाँ पे हम लोग किसी और प्रोडक्ट में जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉटन जो है हमारा, कॉटन कल्टीवेशन जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ गया, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं या कॉटन से जो है हम लोग क्लॉथ बना रहे हैं तो वो हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। उसी तरीके से शुगर केन कल्टीवेशन जो है यानी कि गन्ने की खेती जो है, अगर हम लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ने की खेती करना जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। और वहीं अगर हम लोग शुगर केन से शुगर या गुड़ बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है उस शुगर केन को शुगर या गुड़ में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अर्थ से हम ब्रिक्स अगर बनाते हैं, मिट्टी से, यानी कि अगर हम लोग ईंटें बनाते हैं तो मिट्टी तो नेचुरल है, ठीक है। तो वो जो है उससे कन्वर्ट करके हम ईंट बनाएंगे तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। सो थर्ड हमारा सेक्टर है, ठीक है, वो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, अब कोई भी सामान अगर बनाया जाएगा तो उसे ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रक से, ट्रेन से जो है किया जाएगा और तब उन सामानों को जो है होलसेल में या रिटेल शॉप में पहुंचाया जाएगा। तो
ये जो हमारा ट्रक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, ये हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो टेलीफोन है, ठीक है, हम लोग लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, जो भी एक्टिविटीज़ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सब जो है इस सेक्टर में आ जाएगी। और इसीलिए हम लोग टर्शरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो सर्विसेज हमें और भी लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर हो गया, लॉयर हो गया। जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो टीचर्स जो है, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब क्या है, ये हमारे टर्शरी सेक्टर का जो है एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो तीनों सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तीनों ही जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अब हम लोगों को जो है किस तरीके से पता लगता है कि वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो है उससे कितना हमारा टोटल प्रोटेक्शन आ रहा है, यानी कि कितना वो लोग जो है टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं हर एक सेक्टर में। तो बहुत सारे गुड्स है, बहुत सारी सर्विसेज है, सिर्फ यही नहीं है कि एक ही जो है हमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो वो जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे लैपटॉप से या फ़ोन से जो है सुन रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक तरीके तो लैपटॉप्स और फ़ोन्स भी जो है बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर में भी खाली एक ही इंसान फार्मिंग नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो हर एक एक्टिविटीज़ को हर एक सेक्टर से जो है कैलकुलेट किया जाता है। और हमारे इकोनॉमिस्ट जो है हर एक गुड की वैल्यू जो है और सर्विसेज को ऐड करते हैं। अब किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ एक एग्जांपल भी बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 kgs ऑफ वीट को हम लोग 20 पर kg के हिसाब से जो है बेचते हैं या ख़रीदते हैं, तो 10,000 kgs जो है वीट वो हमारे कितने के हो जाते हैं, 2 लाख के हो जाते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि 5,000 कोकोनट को अगर 15 पर कोकोनट के हिसाब से बेचा जाए तो वो 75,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हर एक गुड की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे ऐड अप कर रहे हैं। दूसरा कि कोई भी गुड या सर्विसेज जो है हम लोग प्रोड्यूस जो कर रहे हैं तो वो जो है हमारी इनकम में काउंट होती है, यानी कि हमारी जो कंट्री की जो इनकम है उसमें काउंट होती है, नेशनल इनकम में काउंट होती है। और वो कहाँ पर इंक्लूड करी जाती है, वो फाइनल गुड एंड सर्विसेज में इंक्लूड करी जाती है। अब ये फाइनल गुड्स या सर्विसेज क्या होते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फ्लोर मिल है, एक फार्मर जो है अपना वीट जो है फ्लोर मिल को बेच रहा है 20 पर kg के हिसाब से, और मिल जो है क्या कर रही है, उन गेहूं को पीसने का काम कर रही है और वो एक बिस्किट कंपनी को बेच रही है 25 पर kg के हिसाब से। बिस्किट कंपनी क्या कर रही है, उस आटे से जो है उस आटे को साथ में चीनी, ऑयल या बाकी सारी जो चीज़ है उससे जो है वो बिस्किट्स बना रही है, और बिस्किट को वो है मार्केट में 20 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से बेच रही है। तो बिस्किट्स जो है जो उस फार्मर ने जो अपने गेहूं बेचे थे उसका फाइनल गुड्स हुआ, ठीक है, फाइनल गुड हुआ। इसीलिए जो भी मैन्युफैक्चरर यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर है जो भी उस बिस्किट को बना रहा है वो उस बिस्किट को बनाने में आटे को कैलकुलेट नहीं करेगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बिस्किट हुआ, और वही जो है उसकी इनकम में इंक्लूड होगी। और बाकी सारे जो चीज़ें हैं जैसे कि चीनी हो गई,
या अगर उसने मिल्क डाला है तो मिल्क हो गया, फ्लोर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इंटरमीडिएट गुड में काउंट होगी, यानी कि सेकेंडरी गुड्स में काउंट होगी। और फाइनल वैल्यू जो है किसकी काउंट करी जाएगी, बिस्किट्स की करी जाएगी। और अलग से व्हीट की, शुगर की, इन ऑयल की, इनकी वैल्यू जो है काउंट नहीं करी जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो भी हमारी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हम अलग अलग सेक्टर में, यानी कि हर एक सेक्टर में जो है एक साल के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, यानी कि वो हमारा जो है क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। और तीनों सेक्टर की जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करी जाती है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें, जीडीपी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है काम दिया हुआ है इसे कलेक्ट करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स की, यानी कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से चेंजेस आए हैं इन सेक्टर्स में। जनरली अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो है चेंजेस वगैरह आए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर की ही अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रॉस्पेरस होने लगा है जब से एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू फार्मिंग मेथड आए हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था उसके बाद से जो है काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है एग्रीकल्चर में। काफ़ी सारे लोगों ने जो है फार्मिंग को छोड़कर बाकी एक्टिविटीज़ भी जो है करनी स्टार्ट कर दी है, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन जो है, ट्रेडर्स जो है। तो इन लोगों ने जो मतलब ये जो है अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो है काम वगैरह करने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है और भी सर्विसेज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, आर्मी है, इसके आर्मी के साथ साथ शॉपकीपर्स है, बिजनेसमैन है। तो हर एक इंसान जो है एक ही काम नहीं करता है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग शॉपकीपर की बात करें तो शॉपकीपर खाली फ्रूट सेल करने वाला नहीं है, वेजिटेबल सेलर नहीं है, ग्रोसरी सेलर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी दुकानें हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिपेयरिंग शॉप हो गई, इस तरीके से। पिछले 100 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है सेटअप हो गई है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में खुल गई है और धीरे धीरे जो है सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होने लगा है। टोटल प्रोडक्शन भी जो है, एम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पर बढ़ा है। पिछले 100 साल में काफ़ी सारे लोगों ने जो है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट भी किया है। और ऐसा नहीं है कि खाली प्राइमरी से जो है सेकेंडरी में शिफ्ट किया है, सेकेंडरी सेक्टर से काफ़ी सारे लोग जो है टर्सरी सेक्टर में भी गए हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में भी गए हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे प्रोडक्शन में। यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया को। ये जो हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1973 से 74 और 2013 से 2014 के बीच में किस तरीके से जो है चेंजेस आए हैं जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो 2013 से 14 में जीडीपी जो है टर्शरी सेक्टर की बढ़ी है और 1973 से 74 में जो जीडीपी थी वो प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादा थी। तो टर्शरी सेक्टर में ही जो है क्यों ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हुए। पिछले 40 साल में अगर हम लोग बात करें 1973 से 2013-14 के बीच में, तो प्रोडक्शन जो है तीनों सेक्टर का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है टर्शरी सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर जो है एक इमर्जिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है उभर कर आया है, जिसने प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है।
कैसे, क्यों जो है टर्शरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट बनना स्टार्ट हो गया इंडिया में, क्या रीज़न है इसका? फर्स्ट, किसी भी कंट्री में अगर हम लोग बात करें तो सर्विसेज जो है जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती है और ये हमारी बेसिक सर्विसेज होती है जो कि एक कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगी तो एक कंट्री डेवलप भी नहीं हो पाएगी और ना ही हम लोगों का काम भी चल पाएगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। अब जब डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सर्विस सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगा। कैसे डेवलपमेंट होगा? अब जब एग्रीकल्चर जो है बढ़ेगा तो उसे पहुंचाने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो और ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वहाँ पे सर्विस जो है वो बढ़ जाएगी। थर्ड, अगर जैसे जैसे जो इनकम लेवल जो है राइज होगा तो कुछ सेक्टर्स जो है काफ़ी सारी सर्विसेज डिमांड करने लग जाते हैं। अब जैसे जो रिच पीपल है, अब रिच पीपल जो है वो बाहर खाने के लिए भी जाएंगे, आउटिंग के लिए जाएंगे, टूरिज़्म के लिए जाएंगे, शॉपिंग के लिए जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है जाएंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह लेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये सर्विसेज है जो स्पेशली हमें बिग सिटीज़ में देखने के लिए मिलती है। तो ये भी जो है हमारे सर्विस सेक्टर में आ गया। जब हम लोग किसी सर्विस की डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट में काफ़ी सारी जगहों पे न्यू सर्विसेज जो है वो बढ़ गई है। अब न्यू सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई है, हमारी लाइफ में जो इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। तो इसलिए जो है बहुत सारी जगहों पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वहाँ की सर्विसेज बढ़ाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में जो है सिर्फ एक ही तरीके के लोग काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था, सर्विस सेक्टर में जो है बहुत सारे तरीके के लोग काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, ठीक है, शॉपकीपर्स में भी रिपेयर पर्सन भी हो गए, फिर ट्रांसपोर्टेशन पर्सनस वगैरह हो गए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारे जो बार्बर हैं, कॉबलर है, रिक्शा पुलर है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग जो है हमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। सो वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? अब सबसे ज़्यादा जो है लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? तो तीनों सेक्टर की जीडीपी हमने जो है अभी देखी कि जीडीपी के हिसाब से आजकल जो है टर्शरी सेक्टर, पिछले 40 साल में टर्शरी सेक्टर में जो है लोगों ने काम करना सबसे ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम लोग ये ग्राफ देखते हैं और इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज 1973 से 74 और 2013 से 2014 के बीच में जीडीपी जो थी 1973 से 74 में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा गई है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा टर्शरी सेक्टर में गया है। लेकिन वही 2013 से 14 में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी जो है कम हो गई और टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी जो है ज़्यादा हुई है। तो ये चेंज जो है हमारा तीनों सेक्टर में आया है। पहले जो है प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हुआ करता था, लेकिन अब जो है टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हो गया है। इसके बाद एक और ग्राफ दिया गया है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, कि किस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट में शेयर जो है चेंज हुआ है पिछले 40 सालों में, 1978 से 2017 से 18 के बीच में। तो 71% पीपल जो थे पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन अब 44% लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। हालांकि ये तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जहाँ सेकेंडरी सेक्टर में 11% थे, वहाँ से बढ़कर जो है
40 साल में 25% हो गए हैं, और 18% टर्शरी में थे तो 31% हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है इन लोगों को ज़्यादा अच्छी जॉब्स वगैरह मिलनी स्टार्ट हो गई है। लोगों को जो है एग्रीकल्चर में बहुत नुकसान वगैरह भी होता था। काफ़ी सारे किसान जो है वो सुसाइड वगैरह भी कर लिया करते थे। अभी भी जो है काफ़ी सारे जो किसान हैं उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा वगैरह है, तो इसलिए उन्हें जो है ऑल्टरनेट जॉब्स वगैरह जो है ढूंढनी पड़ती है, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इसी वजह से जो है इन दोनों सेक्टर्स में काफ़ी सारे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, और बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़कर यानी कि प्राइमरी सेक्टर छोड़कर यहाँ पे चले गए हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट या प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज का 9 टाइम्स बढ़ गया है हमारा दूसरे सेक्टर्स में इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेक्टर। स्पेशली सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ा है, ठीक है, 3 टाइम्स जो है बढ़ गया है, और वहीं पर टर्शरी सेक्टर में 14 टाइम्स जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारी परसेंटेज जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए आ गया है। सो एज अ रिज़ल्ट आधे से ज़्यादा वर्कर्स जो है हमारी कंट्री के जो प्राइमरी सेक्टर में काम किया करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करते थे, उनकी जीडीपी जो है वहाँ काउंट हुआ करती थी। अब वो लोग जो है कहाँ काम कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड हो रही है। सो इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे थे अब दूसरी जगह पर आ गए। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको इतना एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिल पा रहा था, और वो लोग जो है अंडर एम्प्लॉयड थे, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत सारे लोग जो है अंडर एम्प्लॉयड देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ एग्जांपल दिया है लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी के पास जो है 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड थी, और वो बारिश पे ही पूरी की पूरी डिपेंड करती थी अपने कोई भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए। और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती थी? ज्वार और अरहर। उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, 5 लोगों की उसकी फैमिली थी जो उसकी ज़मीन पर काम करती थी। अगर उन्हें जो है कहीं और काम करने के लिए जाना होता था तो ईज़िली वो लोग काम करने के लिए जा सकते थे। कोई भी जो है यहाँ पे आइडल नहीं दिखाई देता था, यानी कि खाली नहीं दिखाई देता था। यानी कि एक्चुअली में जैसे कि ये फील्ड है लक्ष्मी की, यहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, और उसके सारी फैमिली मेम्बर यानी कि 5 लोग जो है काम कर रहे थे। तो 5 लोग काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका यहाँ पे कोई भी काम जो था वो नहीं था। सो ईच वन वॉज डूइंग वर्क, लेकिन उनका जो है ना तो वो फुली एम्प्लॉयड थे और ना ही उनका यहाँ पे एज सच कोई काम था। तो ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पर एक पर्सन की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे काम नहीं मिल रहा है, वो जो है कम काम कर रहा है, यानी कि जो उसकी ज़रूरत नहीं है वो काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जहाँ पे पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। यानी कि जितनी उनकी पोटेंशियल है, जितनी उनकी क्षमता है, उस क्षमता से अगर वो कम काम कर रहे हैं तो वो जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एंड ये जो है यानी कि दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। तो हमें साफ साफ जो है हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। काम वो कर रहे हैं लेकिन उनका काम जो है, जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलनी चाहिए, जो पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए, जिस क्षमता के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सो अब ये क्या कहता है कि एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, अगर वो जो है लक्ष्मी की फैमिली में से 2 मेंबर्स को काम करने के लिए अपनी ज़मीन पर बुला लेता है, तो लक्ष्मी की फैमिली के पास जो है क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उन्हें दिहाड़ी देगा, वेजिस देगा।
और जहाँ पर उसके खेतों में 5 लोग काम कर रहे थे, यानी कि उसके प्लॉट में जो है 5 लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग अगर चले जाएंगे तो उसके काम पर जो है कोई भी असर वहाँ पे नहीं पड़ेगा। और वहीं सुखराम के पास जाकर वो काम करेंगे तो उनको जो है इनकम भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और साथ में जो है उनकी वेजेस भी बढ़ जाएगी, उनकी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से लैक्स ऑफ फार्मर्स हैं लक्ष्मी की तरह इंडिया में, जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों के पास इतना काम है नहीं, लेकिन वो फिर भी जो है अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। यानी कि जितना वो काम कर सकते थे, जितनी मेहनत वो लोग कर रहे थे, तो उतना उनके पास रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। सो इनकम जो है लोगों की, जो वो काम करते हैं उसी हिसाब से जो है उनकी इनकम भी होती है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है बाकी सारे सेक्टर्स में भी है, जैसे कि हमारे कैजुअल वर्कर्स जो है सर्विस सेक्टर्स में, वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। अर्बन एरिया में वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो जो दिहाड़ी मजदूर है जैसे कि पेंटर हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, जिन्हें ऑड जॉब्स वगैरह करनी पड़ती है, यानी कि कुछ और भी काम वगैरह, जैसे रिक्शा वगैरह चलाने का काम करना होता है। अब रिक्शा चलाने की बात अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लें तो बहुत सारे रिक्शे वाले होते हैं, 100-200 रिक्शे वाले, लेकिन उनमें से एक्चुअली में कितने रिक्शे चल रहे हैं? एक बार में जो है 5 चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं, तो हर किसी के पास तो काम नहीं है। तो इस तरीके से वो लोग भी अंडर एम्प्लॉयड है और पूरा दिन जो है उन्हें इसी तरीके से, जब उन्हें कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, कोई भी पैसेंजर नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही जो है उनका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। तो वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चुनेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट की। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो डू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक। टिल देन, थैंक यू. Do like, share and subscribe my channel.